हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज का ये वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है और आज है धमाकेदार एंट्री अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड की। और अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड पॉलिटेक्निक सेकेंड ईयर के सभी ब्रांचेज के लिए होता है। अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड का आज हम यहाँ पर स्टार्टिंग कर रहे हैं और आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो है आव्यू या जिसे बोलते हैं मैट्राइसेस। और आज के इस वीडियो में आप देखेंगे सभी मैट्राइसेस और जो भी मैट्राइसेस यानी कि आव्यू के रूल्स हैं, जो भी नियम है, जो भी टाइप्स हैं, सभी को आज हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं और एक बेहतरीन तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और सभी कंसेप्ट को समझने के बाद अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पर आप हमारे नए हैं तो, ठीक है। और चैनल को शेयर जरूर कर देना जिससे कि और भी बच्चे इस वीडियो से फ़ायदा ले सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड का चैप्टर नंबर फर्स्ट। और आज से ही ये मैथमेटिक्स की सीरीज यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, तो देखना ना भूलें। सारा टोटल मैथमेटिक्स यहाँ पर कराया जाएगा। आज की इस वीडियो में हम टोटल कंसेप्ट और टोटल जो भी इसके टाइप्स हैं उसके साथ साथ एग्जाम्पल को भी लेके चलेंगे और बाद में इसकी जो एक्सरसाइज है उसको कंप्लीटली सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आप बने रहिएगा। पॉलिटेक्निक सेकेंड ईयर अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड को हम स्टार्ट कर रहे हैं। सभी ब्रांचेस के लिए कॉमन सब्जेक्ट होता है। इसमें पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 आव्यू, यानी कि जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स मैट्राइसिस। देखिए डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन ये होती है कि m इंटू n संख्याओं के निकाय यानी कि सिस्टम को m पंक्ति किसे कहते हैं, रो, नंबर ऑफ रो जो होती हैं, और n स्तंभों में व्यवस्थित करने पर प्राप्त लंब सारणी को m इंटू n क्रम या फिर कोटि का आव्यू कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि m इंटू n एक सिस्टमेटिक वे, ठीक है। m इंटू n का एक सिस्टम होता है जिसमें रो और कॉलम को अरेंज किया जाता है। तो एक वेल अरेंज सीक्वेंस सिस्टम वहाँ पर होता है m इंटू n का, जो कहलाता है मैट्रिक्स, ठीक है। तो m जो होता है वो इसको दर्शाता है कि m है हमारे पास पंक्ति जिसको बोलते हैं रो, और m जो n है, ठीक है, m हो जाएगा पंक्ति यानी कि रो, और n जो है वो हो जाएगा हमारे पास कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से मैट्रिसेस को लिखा जाता है। A11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये जो आप देख रहे हैं ये 1 और 1 जो लिखा हुआ है यहाँ पर है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है। पहला नंबर जो है वो रो को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा नंबर जो है वो कॉलम को प्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा जो m है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, रो, ठीक है, और जो n है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें जो है m नंबर ऑफ रो हैं और n नंबर ऑफ कॉलम हैं, ठीक है। तो A11 और A12 A13 यानी कि ये फर्स्ट रो के पहले दूसरे तीसरे और n कॉलम के एलिमेंट हैं, ठीक है। ये तो कहलाएगा कंप्लीटली, ये कहलाएगा मैट्रिक्स, और इसके जो ये नंबर्स हैं ये यहाँ पर जो लिखे होते हैं वे कहलाते हैं इसके एलिमेंट्स, ठीक है। और ये जो इसकी नंबरिंग है ये इसको रो और कॉलम में रिप्रेजेंट करेगी। जैसे कि यहाँ पर A21 है तो A21 का मतलब क्या हुआ, A21 का मतलब है ये दूसरे रो में है और फर्स्ट कॉलम है, तो ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर दूसरी रो और फर्स्ट कॉलम, दूसरी रो हमारे पास ये है और फर्स्ट कॉलम हमारे पास ये है। तो देखिए ये जो नंबर है ये दूसरी रो और फर्स्ट कॉलम में A21 बन रहा है, ठीक है। इस तरीके से अगर हम इस नंबर को देखें तो देखिए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम यानी कि 1 2 और 3, थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये इस तरीके से नंबर रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ध्यान रखिएगा जो m है यानी कि फर्स्ट नंबर रो को रिप्रेजेंट करेगा और सेकंड नंबर जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, इसका आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। हमने लिखा भी है कि A11 A12 AMN आव्यू के जो है तत्व कहलाते हैं जिसको हम एलिमेंट बोलते हैं। और A11 इसलिए रिप्रेजेंट होता है, इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट नंबर है वो m मतलब उसकी पंक्ति यानी कि रो को रिप्रेजेंट करेगा, और जो सेकंड नंबर होता है वो n होता है यानी कि कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो यह आव्यू की पंक्ति यानी कि रो और पहले कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही हम लिखें A12 तो क्या है, ये पहली रो में है और दूसरे कॉलम में, पहली रो में दूसरे कॉलम में। तो देखिए A21 पहली रो दूसरा कॉलम आएगा, पहली रो कौन सी, ये वाली, दूसरा कॉलम कौन सा, ये वाला। तो यहाँ पर ये नंबर आ रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखिए आव्यू को इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स ABC से प्रदर्शित करते हैं और आव्यू के जो एलिमेंट हैं उसको कैपिटल नहीं स्मॉल लेटर्स के ABC से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो जो एलिमेंट्स हैं उनको करते हैं स्मॉल लेटर्स ABC से, और जो हमारे कैपिटल लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं आव्यू का
पूरा वैल्यू, ठीक है। जैसे ए अवयव है, उसके जो एलिमेंट्स है वो ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, इस तरीके से, ठीक है। इसको हम या तो ऐसे ब्रैकेट्स में लिखें या इस ब्रैकेट्स में लिखें या फिर इस तरीके से लिखें, यानी कि ऐसे लगा दें तो ये भी हमारा अवयव कहलाएगा, ठीक है। तो इन ब्रैकेट्स का प्रयोग करके इसको लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास अवयव के प्रकार। अवयव के प्रकार में जान लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और ये सभी जानने की जरूरत है, सभी को इनकी जरूरत होती है क्योंकि हम आगे क्वेश्चन इन्हीं के आधार पर करने वाले हैं। पहला होता है पंक्ति अवयव। आपको पहचान होनी चाहिए कि जो अवयव केवल एक पंक्ति रखता है उसे हम पंक्ति अवयव कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि उसमें केवल पंक्ति होंगी, एक होगी, लेकिन कॉलम जो है वो कितने भी हो सकते हैं, नंबर उसमें कितने भी हो सकते हैं कॉलम वाइज, ठीक है। तो देखिएगा इसमें कॉलम कितने हैं, 1 2 3, ठीक है, 3 कॉलम है और इसमें रो कितनी है, केवल एक ही रो है, ठीक है। तो वह अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो, एक रो हो, तो वो क्या कहलाएगा, वो हमारे पास पंक्ति अवयव यानी कि रो मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। तो रो कितनी है, एक है, और कॉलम कितने भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, लेकिन रो एक होनी चाहिए। इसी तरीके से कॉलम अवयव की बात करेंगे कि स्तंभ अवयव, तो कॉलम मैट्रिक्स की जब हम बात करेंगे तो जो अवयव केवल एक स्तंभ रखता हो, देखिए पंक्ति अवयव में केवल एक पंक्ति और स्तंभ अवयव में केवल एक स्तंभ, यानी कि रो मैट्रिक्स में ओनली 1 रो और कॉलम मैट्रिक्स में ओनली 1 कॉलम। रो कितनी भी हो सकती है पता नहीं, ठीक है। तो जो अवयव केवल एक स्तंभ रखता है वो कहलाता है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स अवयव, स्तंभ अवयव, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कॉलम 1 है लेकिन रो हमारे पास 3 है, 1 2 3, ज़्यादा भी हो सकती है, लिख सकते हैं 1 2 3 4, कितने भी लिख सकते हैं, तो लेकिन कॉलम हमारे पास ये एक ही होगा, ठीक है। तो इसको कहेंगे हम स्तंभ मैट्रिक्स यानी कि कॉलम मैट्रिक्स, ठीक। तो आपको याद आया, रो मैट्रिक्स में केवल 1 रो और कॉलम मैट्रिक्स में केवल 1 कॉलम। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमने देखा तो एक आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में आप ध्यान रखिएगा रो और कॉलम की संख्या कैसी होती है, बराबर होती है। रो और कॉलम की संख्या कैसी होगी, बराबर होगी। जितनी रो उतने ही कॉलम, उसी को हम वर्ग अवयव यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, चाहे वो 2 × 2 हो, 3 × 3 हो, यानी कि m और n जो होंगे वो दोनों ही बराबर होंगे, m और n दोनों बराबर होंगे, मतलब रो और कॉलम की संख्या दोनों बराबर हो जाएगी। इसी को हम कहेंगे। तो देखिए 3 और 3 का ये मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब 3 कॉलम हैं और 3 ही इसमें रो हैं। इसमें 2 × 2 है, 2 कॉलम होंगे और 2 रो होंगी, तो ये इसका मतलब क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है, पता चल गया। चलिए आगे। अब आगे आता है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स, जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। देखिए हॉरिजॉन्टल सभी जानते हैं लेटा हुआ, और वर्टिकल सभी जानते हैं खड़ा हुआ, ठीक है। तो याद रखिएगा कि क्षैतिज यानी कि जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होता है उसमें रो की संख्या कॉलम से कम होगी। मतलब अगर रो की संख्या कॉलम से कम है, मतलब क्या है कि इस तरीके से ये जो हैं कम है, लेकिन ये हमारे पास अगर इतनी हो जाए, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स, सॉरी जो ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स है वो हमारे पास कॉलम की संख्या ज़्यादा होगी, ठीक है, वो कहलाएगा हमारा क्षैतिज मैट्रिक्स। जिसमें कॉलम की संख्या कम होगी वो कहलाएगा हमारे पास ये ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, देखिए रो की संख्या कम है कॉलम से, ठीक है, तो रो की संख्या कॉलम से कम है तो वो कहलाएगा क्षैतिज। इसमें देखिए रो की संख्या कॉलम से कम है, कॉलम कितनी है 3, रो कितनी है 2, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि क्षैतिज पूछा है तो क्षैतिज लाइन कम होंगी, और अगर वर्टिकल पूछा है तो वर्टिकल लाइन कम होंगी, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये मैट्रिक्स क्षैतिज मैट्रिक्स है या फिर ऊर्ध्वाधर है, यानी कि हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। तो हॉरिजॉन्टल की पहचान करने के लिए क्या हो गया, हम इसके वर्टिकल लाइन कितनी है 3 है, हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है 2 है, इसका मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन कम है तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगा। इसलिए रो की संख्या कॉलम से कम होती है, रो की संख्या जो है कॉलम से कम होती है, ठीक है, वो कहलाएगा हमारे पास क्षैतिज मैट्रिक्स। लेकिन ऊर्ध्वाधर में रो की संख्या कॉलम से ज़्यादा होती है। अब देखिएगा कॉलम की संख्या कम है, रो की संख्या ज़्यादा हो रही है, तो रो हमारे पास यानी कि क्षैतिज जो लाइन होगी वो कम, सॉरी ज़्यादा, और जो हमारे पास ये खड़ी लाइन होंगी वर्टिकल वे हमारे पास कम होगी। तो जो लाइन भी कम आ गई उसको हम क्या कहेंगे, वही मैट्रिक्स का नाम दे देंगे। जैसे कि इसमें लाइन खींच लो तो इसमें जो है क्षैतिज लाइन कम है, क्षैतिज मैट्रिक्स हो गया। इसमें लाइन खींचो, इसमें वर्टिकल लाइन कम है तो क्या वर्टिकल मैट्रिक्स हो गया। बस इतना ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं विकर्ण अवयव यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। तो यदि विकर्ण के तत्व के अलावा सभी तत्व 0 हैं, मतलब क्या है कि जो इसका डायगोनल है, जो इसका ये डायगोनल है यही हमारा नॉन जीरो होना चाहिए, यानी कि 0 नहीं होना चाहिए इसके एलिमेंट। देखिए 6 -3 और 1,
ये हमारे पास डायगोनल में एलिमेंट हैं, बाकी सब एलिमेंट जीरो होना चाहिए, एक भी एलिमेंट नॉन जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसे कहते हैं हम विकर्ण मैट्रिक्स, यानी कि उसके विकर्ण में, उसके डायगोनल में ही संख्या हो उसे हम अवयव कहेंगे, विकर्ण अवयव। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे है इकाई या फिर तत्समक, इकाई या फिर तत्समक यानी कि यूनिट मैट्रिक्स। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, तो ऐसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण तत्व, देखिए विकर्ण तत्व ये, इसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा, जिसमें विकर्ण तत्व 1 के बराबर हो यानी कि 1 हो, बाकी सभी एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। देखिए अगर नॉन जीरो हैं उसको कहेंगे हम डायगोनल मैट्रिक्स। अगर 1 है, ठीक है, यहाँ पे है, अगर नॉन जीरो है और 1 से अलग हैं, सभी जो एलिमेंट है वो 1 नहीं है डायगोनल में, तो उसे कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन जो यूनिट मैट्रिक्स होता है उसमें सभी डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 1 होते हैं, और उसको बोलते हैं हम इकाई या फिर तत्समक यानी कि यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। देखिए एलिमेंट कोई भी मतलब ले लें, लेकिन डायगोनल में 1 1 होना चाहिए और 0 होना चाहिए सभी में, वही कहलाएगा हमारे पास तत्समक यानी कि इकाई यूनिट मैट्रिक्स। अब आता है शून्य यानी कि रिक्त अवयव क्या होता है, जीरो और नल मैट्रिक्स क्या होता है, तो जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, प्रत्येक तत्व शून्य हो, उसी को हम कहेंगे जीरो मैट्रिक्स। इसको हम जीरो लिखते हैं, ठीक है। उप अवयव क्या होता है, सब मैट्रिक्स। तो दिए हुए अवयव में से कुछ पंक्ति या फिर कॉलम या फिर दोनों को छोड़ देने पर प्राप्त अवयव सब मैट्रिक्स कहलाता है। अब देखिए इसको समझिएगा, मान लिया हमारे पास ये दिया हुआ है 1 2 3 2 2 4 5 6 8 ये दिया हुआ है। हमने क्या किया, ये कॉलम छोड़, ये रो छोड़ दी और ये कॉलम छोड़ दिया, तो बना क्या 1 3 5 8। तो ये क्या है, ये इसका सब मैट्रिक्स हुआ, ये इस मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स हुआ, ठीक है। मतलब सब मैट्रिक्स का मतलब यही है कि उसी में से निकला हुआ मैट्रिक्स सब मैट्रिक्स कहलाएगा, चाहे उसने 10 कॉलम, कितने भी कॉलम छोड़ दिए हों, चाहे उसने कितनी भी रो छोड़ दी हो, लेकिन उसमें से निकला हुआ है तो वो सब मैट्रिक्स ही कहलाएगा। उसी का भाग, उसी का एक छोटा सा भाग सब भाग कहलाता है, सब मैट्रिक्स कहलाता है। अब बात करते हैं त्रिभुजीय अवयव की, यानी कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए किसी वर्ग अवयव, देखिए वर्ग अवयव की बात हो रही है तो वर्ग अवयव को ध्यान रखिएगा। किसी वर्ग अवयव के मुख्य विकर्ण के ऊपर या नीचे के सभी अवयव 0 हों, ऊपर या नीचे के सभी अवयव 0, ये ऊपर के होने चाहिए या फिर नीचे के होने चाहिए, ठीक है। एक ट्रायंगल टाइप बनना चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे हमने देखा, तो यहाँ पे ऊपर के मैट्रिक्स में ट्रायंगल बना, नीचे के सभी 0 हैं, तो अगर नीचे के सभी 0 हैं तो उसको बोलेंगे हम अपर ट्रायंगल। देखिए साइन लग रहा है, अपर ट्रायंगुलर, ठीक है। अगर ऊपर के सभी 0 हैं तो उसको बोलेंगे हम लोअर ट्रायंगुलर, यानी कि जिधर भी एलिमेंट हैं और ट्रायंगल बन रहा है उधर का ही नाम दे देंगे। देखिए इसमें ऊपर बन रहा है तो अपर, इसमें नीचे बन रहा है तो लोअर, यानी कि ये लोअर है और ये है हमारे पास अपर, ठीक है। अब चलिएगा देखिए एडिशन कैसे करते हैं। एडिशन बहुत ही सिंपल है, आप देखते ही जादुई ट्रिक से कर दोगे आराम से। कैसे, जहाँ पर जो एलिमेंट है उसके साथ दूसरे एलिमेंट को जोड़ दो। यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 2 है, यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 1 है, दोनों को ऐड कर दिया। 7 के साथ 3 ऐड होगा, अब दिख रहा होगा आपको, इसके साथ ये ऐड होगा। 3 के साथ हम कहें तो 2 ऐड होगा, 8 के साथ कहें तो 5 ऐड होगा, 5 के साथ कहें तो 0 ऐड होगा। तो सभी को ऐड करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा वही हमारा एडिशन मैट्रिक्स कहलाएगा। अब सब्ट्रैक्शन में क्या है, बिल्कुल सेम रूल अपनाना है। वहीं से जो भी हमारे पास एलिमेंट लिखे हुए हैं, जैसे 2 है, 2 में से 1 को हटाएंगे, 7 है, 7 में से 3 को हटाएंगे, 1 है, 1 में से 7 को हटाएंगे, इस तरीके से। तो ये हम जो है लिख लेंगे बिल्कुल सही, इसी तरीके से ये तरीका है, और जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा वो सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स होगा। अवयव का सारणिक कैसे निकालते हैं, सारणिक को बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स। अब आता है ए, हमें कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका हमें सारणिक निकालना है। कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए सिंपल सा मेथड है, कोई भी कुछ भी ऐसा हार्ड मेथड नहीं है जिसको आपको परेशान होने की ज़रूरत हो, बहुत ही सिंपल है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि रो और कॉलम कहाँ कहाँ पर कट कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे, पहला एलिमेंट लेंगे, तो पहले एलिमेंट पर प्लस का साइन बना देंगे, पहले एलिमेंट पर प्लस का साइन बना देंगे, ठीक है। जो कट गए उसको छोड़ देंगे, जो बचेगा उसको हम क्या करें, पहले इधर फर्स्ट में और फिर दूसरा ये वाला, पहले इधर होगी ये पहला, दूसरा इधर होगी, ध्यान रखना पहले इधर से ही शुरुआत होगी, ठीक है। अब देखिएगा हम कैसे करते हैं, चलिए
यहाँ पर हमने प्लस का साइन बनाया, बचा हमारे पास ये, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया तो 1 × 8 और जिस पे हमने ये लगाया है उसी को हम यहाँ पर रख लेंगे। फिर लगाएंगे हम, पहले हमने ऐसे ये किया, ये फर्स्ट हो गया, अब माइनस का साइन लगाएंगे और दूसरा इस तरीके से करेंगे। तो दूसरा हमने लिया 2 और 5, तो 2 और 5 यहाँ पे आ गया। अब आगे देखिए, हमने ये संख्या ली प्लस, ये संख्या ली माइनस, ये संख्या लेंगे प्लस, अगर और 4 का आ जाए तो ये संख्या जो भी यहाँ पर होगी वो लेंगे फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस से स्टार्ट होती है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चलते हुए जाती है। ठीक है, तो अब की बार चिन्ह कौन सा लेंगे, माइनस। दूसरा एलिमेंट है हमारे पास 4, अब की बार क्या करेंगे हम, 4 को हमने लिया तो 4 पर हम प्लस का साइन लगा देंगे। 4 पर प्लस का साइन लगा तो बचा क्या हमारे पास, ये बचा हुआ है। तो पहले इधर से करेंगे तो 2 और 8 मल्टीप्लाई में, अब 7 और 5 मल्टीप्लाई में। अब आपको समझ में आ गया होगा, अब आगे क्या करेंगे, आगे यहाँ पर प्लस लेना है। ठीक है, प्लस लिया, माइनस, फिर से प्लस लेना है, तो हमारे पास यहाँ पर हो क्या जाएगा, यहाँ पे एलिमेंट 3 है तो 3 एलिमेंट आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, इस पर हमें प्लस का साइन बनाना है, बना दो। अब बचा क्या है, ये बचा है, तो पहले इधर से लेना है तो 2 और 2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 7 और 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमको करना था। अब आप लोग ये अच्छी तरह समझ गए होंगे कि जैसे हमें करना है। आगे क्या करना है, सिंपली इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 × 8 8 हो जाएगा, 2 × 5 हो जाएगा 10 और 2 × 8 हो जाएगा 16 और 5 × 7 हो जाएगा 35 और 2 × 2 4 हो जाएगा, 1 × 7 7 हो जाएगा। और जब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 8 - 10 -2 बचेगा, 16 - 35 -19 बचेगा और 4 - 7 - 3 बचेगा। और तब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 55 और यही वैल्यू हो जाएगी हमारे पास डिटर्मिनेंट की। कोई भी मैट्रिक्स दिया हो उसका डिटर्मिनेंट निकालना हो, उसका सिंपल यही मेथड है और कोई मेथड नहीं होता। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक आप काम नहीं करेगी, आपको जो है एग्जाम देना है, जो भी आपका एग्जाम यूनिवर्सिटी एग्जाम है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक अगर आपको ज़रूरत है कि आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक चाहिए, सॉल्यूशन नहीं चाहिए, डायरेक्ट आंसर चाहिए, तो वो भी हम आपको बता देंगे। आप एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है, इसी तरीके से आप अपना प्यार जताते रहें तो हम आपको और भी अच्छी वीडियो और भी अच्छे लेक्चर्स जो है हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट हमारे पास है आव्यूह का गुणा कैसे करते हैं। देखिए, गुणा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इसमें ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहता है। आव्यूह का गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, तो 2 मैट्रिक्स हमारे पास होने चाहिए। ठीक है, लेकिन मैट्रिक्स ऐसे होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, मैट्रिक्स ऐसे होना चाहिए कि जो भी हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है जिसके हमें मल्टीप्लाई करनी है, उसमें दूसरे मैट्रिक्स के रो से ज़्यादा रो होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा या बराबर लेकिन कम नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, वरना होगा नहीं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब इनकी मल्टीप्लाई को करना स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखते रहिएगा किस तरीके से हम करेंगे। मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ध्यान से देखिएगा कि देखिए, इसका हम क्या लेंगे, इसके रो को उठाएंगे और इसके कॉलम को उठाएंगे, बस इतना ध्यान रखिएगा। इसके रो को उठाएंगे, इसके कॉलम को उठाएंगे, क्योंकि ये 2 हैं, ये भी 2 हैं, तभी बात बनेगी, वरना अगर हम इसको उठा लेंगे तो ये बात बनेगी नहीं। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इसके रो को उठाया और इसके कॉलम को उठाया, तो पहले एलिमेंट का पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, ये हो गया, दूसरे एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, ये हो गया, और बीच में आएगा इसके प्लस। ठीक, क्लियर, ये आ गया। अब अगर हमें दूसरा कॉलम में जाना है तो दूसरे कॉलम को उठाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये दूसरा कॉलम है और फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो को उठाएंगे और दूसरे कॉलम को उठाएंगे। तो फर्स्ट रो दूसरा कॉलम, लेकिन यही होगा फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस का साइन लगेंगे, ये आ जाएगा। इसके बाद थर्ड कॉलम हमें लिखना है तो थर्ड कॉलम उठाएंगे और फर्स्ट रो में लिखना है तो फर्स्ट रो उठाएंगे। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ और सेकंड का सेकंड के साथ, बीच में प्लस, यही हुआ। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें ये एलिमेंट लिखना है तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्या है, थर्ड रो का सेकंड कॉलम। थर्ड रो कौन सी है, ये वाली, सेकंड कॉलम कौन सा है, ये वाला, तो ये इसी की मल्टीप्लाई होगी। देखिए, फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट के साथ ये हो गया, ये हो गया, सेकंड एलिमेंट का सेकंड के साथ A3, ये 2 है, ध्यान रखिएगा, A3 2 है, ये भी A3 2 है, और ये हमारे पास A3 1 है, ये A3 2 है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा A3 3
3 और ये हो जाएगा A3 3, ये 3 है और यहाँ पर भी 3 है, ठीक है, A3 3 है, ठीक, ये 1 1 1 1, ये 2 और ये 3। अब यहाँ पर ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें अगर ये वाला निकालना है तो हमें साफ साफ दिख रहा है ये क्या है, सेकंड रो और थर्ड कॉलम। तो सेकंड रो को उठाएंगे ये वाला, चलिए कलर बदल देते हैं, सेकंड रो को उठाएंगे और थर्ड कॉलम को उठाएंगे तो देखिएगा A21 के साथ B13 की मल्टीप्लाई है, ये रहा A21 के साथ B13, और A22 के साथ किसकी मल्टीप्लाई होगी, B23 की, ठीक है। तो A22 के साथ किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, B13 की। तो यहाँ पर ये हो जाएगा सेकंड का सेकंड के साथ हो जाएगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है। देखिए अब हमको क्या करना है, हमको ये वाला लिखना है। जब हम इसको लिखेंगे तो ये साफ साफ दिख रहा है ये फर्स्ट कॉलम है और सेकंड रो है। तो फर्स्ट कॉलम को उठाएंगे और सेकंड रो को उठाएंगे तो देखिएगा A21 के साथ B11 है, A22 के साथ B21 है, ये रहा, ठीक है। तो इस तरीके से लिखेंगे, थोड़ा बाय मिस्टेक है, यहाँ पर A22 है, यहाँ पर A22 है, यहाँ पर A33 है, यहाँ पर A33 है, यहाँ पर A3, देखिए थर्ड कॉलम है तो यहाँ पर A32 हो जाएगा, यहाँ पर भी A32 है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर A32, ठीक है। ये बाय मिस्टेक है, लिखा गया, आप ध्यान रखिएगा, ठीक। तो इस तरीके से हम जो है गुणा करेंगे। आगे जो है हम क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन में आप जो है अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो हमारे पास जो है ये एलिमेंट क्या कहलाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी कि R को लिखेंगे रो और कॉलम को लिखेंगे C। हमें लिखना है सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ऐसे लिखेंगे। तो सेकंड रो थर्ड कॉलम कौन सा है, ये वाला सेकंड रो है, थर्ड कॉलम है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे। आगे चलते हैं, कुछ नोटिंग पॉइंट है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, 1, देखिए A इंटू बी में कॉलम A बराबर रो B ये होना चाहिए, ठीक है। कॉलम A बराबर B ये होना चाहिए, यानी कि दोनों में कॉलम और रो बराबर होने चाहिए, ठीक है। A के कॉलम और B की रो बराबर होने चाहिए या उससे ज़्यादा, ठीक है। ज़्यादा तो चलेगा नहीं, बराबर ही है, बस यही लिखा हुआ है। आगे AB इक्वल टू नहीं होना चाहिए BA के, यानी कि जो भी इसका एक्सचेंज रूल है जिसको कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं वो इसको फॉलो नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं आगे, तो यह AB प्लस C इक्वल टू AB प्लस AC ये होता है। और अगर है हमारे पास कि ABC ब्रैकेट के अंदर है तो AB साथ में लिख करके ब्रैकेट से बाहर C को कर सकते हैं, ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। AB इक्वल टू अगर 0 है अर्थात AB एक शून्य आव्यूह है, बट A व B दोनों शून्य आव्यूह हों ये जरूरी नहीं है। अगर A और B का दोनों का मल्टीपल 0 आ जाता है दोनों मैट्रिक्स का, तो ज़रूरी नहीं कि A और B अलग अलग भी 0 होंगे, नहीं, वो नॉन ज़ीरो हो सकते हैं अगर ये भी 0 आ जाए तो। आगे है, अगर हमें A स्क्वायर निकालना है तो A इंटू A करना होगा, B स्क्वायर निकालना है तो B इंटू B करना होगा, A क्यूब निकालना है तो A इंटू A करना होगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई यूनिट मैट्रिक्स है यानी कि जिसका डायगोनल 1 हो और बाकी सभी एलिमेंट 0 हों, तो I1 I3 जितना भी स्क्वायर कर ले, चाहे I की पावर n कर ले, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, I ही आएगी, यानी कि 1 ही आएगी, यूनिट ही आएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 5 7 ये कॉलम में दिया हुआ है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू बताइए। तो हमें बस इतना याद रखना है कि ये जो वैल्यू होती है, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के बराबर होगी, सेकंड वैल्यू सेकंड के बराबर होगी, थर्ड वैल्यू थर्ड के बराबर होगी। तीनों को बराबर में रख के हमने 3 इक्वेशन बना दी। 3 इक्वेशन को बनाने के बाद हमने क्या किया, फर्स्ट और थर्ड को हमने सॉल्व किया, यानी कि वाई जेड है तो वाई जेड की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। पुट करने पर एक्स इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कौन सी वैल्यू को और पुट कर सकते हैं। तो 1 और 2 को लिए तो एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, जेड की वैल्यू निकल के 4 आ गई। अब क्या करते हैं कि जो वाई की और एक्स की इक्वेशन है जो हमारे पास यहाँ पर दिखाई दे रही है, इक्वेशन नंबर 3,
वाई और जेड। जेड की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 है, चाहे सेकंड से निकालो चाहे थर्ड से निकालो, कोई से भी निकालो, आंसर हमारा सेम आना है। तो जेड की वैल्यू हम यहाँ पे 4 रखेंगे तो वाई प्लस जेड इक्वल टू 7, तो कितना हो जाएगा 3 आंसर आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3 और जेड की वैल्यू 4, इस तरीके से आपको निकाल देना है और कुछ नहीं करना है। ए और बी हमें दिए हुए हैं तो ए प्लस बी ए माइनस बी करना है, तो हमें पता ही है इसके साथ सामने वाला, इसके साथ ये सामने वाला, जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन का एलिमेंट उसके साथ प्लस माइनस होगा। ठीक है, तो प्लस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, सेकंड और माइनस करेंगे तो माइनस में आंसर आ जाएंगे। ये सभी आप जानते होंगे, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा यहाँ पे देख रहे हैं तो 5 7 8 3 में 2a का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे 2a यानी कि 2 × a करेंगे। तो हमें ये बस ये रखना है, चाहे 3/3 का मैट्रिक्स है, चाहे 2/2 का मैट्रिक्स है, चाहे 4/4 का मैट्रिक्स है। अगर 2 बाहर मल्टीप्लाई है तो उसमें जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, 5 का 10 आ जाएगा, 8 का 2 × 16 आ जाएगा, 7 का 2 × 14 आ जाएगा, 3 का 2 × कितना 6, ये आंसर आ जाएगा। सभी से 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि हमारे पास 3/3 का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो हमें सिद्ध करना है यानी कि प्रूफ करना है ai3 = i3, a = कितना हो गया a के बराबर है। तो देखिएगा हमें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन को भी सीखना मिलता है। अब देखिएगा ये कह रहा है कि ai3, तो a की वैल्यू तो हमें ये दी हुई है और i3 क्या है यानी कि 3/3 का एक मैट्रिक्स बनाना है जो यूनिटी हो। ठीक है, तो ये बन गया इस तरीके से, ये आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमने बना लिया दोनों मल्टीप्लाई में, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। अब देखिए हमने कैसे बताया था, हमने ये बताया था कि जो अगर हम यहाँ का एलिमेंट लिखेंगे, ये एलिमेंट कहाँ पर आ रहा है हमें पता होना चाहिए, ये एलिमेंट कहाँ पे आ रहा है, यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट कॉलम ये और फर्स्ट रो को उठाना पड़ेगा। तो फर्स्ट एलिमेंट के फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, तो 3 का 3 आ जाएगा। 4 के साथ 0 की करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। 5 के साथ 0 की करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट बन गया। अब क्या करेंगे, फर्स्ट रो है लेकिन सेकंड कॉलम है, तो सेकंड कॉलम उठाएंगे और फर्स्ट रो उठाएंगे। तो 3 का 0 से मल्टीप्लाई 0, 4 का 1 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4, और 5 का 0 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 0। कैसे, देखिए फर्स्ट का फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा, 4 का सेकंड के साथ मल्टीप्लाई कितना 1 आ जाएगा, 5 का 0 के साथ मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है 0 4 0। ऐसे ही जब हम करेंगे इसको देखेंगे तो फर्स्ट रो है, थर्ड कॉलम है, तो थर्ड कॉलम यहाँ से लेंगे, फर्स्ट रो ले लेंगे, फिर तो क्या 3 का 0 से होगा तो 0। ठीक है, 4 का 0 से करेंगे तो 0 और 5 का 1 से होगा तो कितना हो जाएगा 5, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम इसको निकालेंगे, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो लेंगे आपकी बार और फर्स्ट कॉलम लेंगे। तो देखिएगा 1 का होगा 1 से तो ये हो जाएगा 1, 3 का होगा 0 से 0 हो जाएगा, 6 का होगा 0 से 0 हो जाएगा, ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से हम लेंगे, देखिए सेकंड रो है और सेकंड ही कॉलम है, तो सेकंड कॉलम और सेकंड रो को ले लिया, तो फर्स्ट का फर्स्ट के साथ 0 हो जाएगा, 3 का 1 के साथ होगा, सेकंड वाले के तो 3 आ जाएगा, 6 का 0 के साथ 0 आ जाएगा। इसी तरीके से सारे एलिमेंट लिखने के बाद जो है हम इनको ऐड कर देंगे तो 3 1 4 आ जाएगा, 4 3 5 आ जाएगा, 5 6 2 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास ये a के बराबर है। क्यों a के बराबर क्यों है, तो क्यों हमको दिख रहा है कि जो भी हमारे पास a दिया हुआ था ये बिल्कुल उसी के बराबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, बराबर में a लिख सकते हैं। और जब a बराबर में है, ये i3 a बराबर है, तो इसको हम आगे पीछे कैसे लिख सकते हैं, तो ये भी आंसर सेम होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब चलिएगा देखिए a × a का मान हमें निकालना है। आपकी बार a × a का मान निकालना है, तो a जो है हमारे पास ये दिया हुआ है, a हमारे पास ये दिया हुआ है, तो a × a कैसे करेंगे, इसको हम 2 बार लिख लेंगे। ठीक है, 2 बार लिखने के बाद हम क्या करेंगे, आपस में इसी तरीके से एलिमेंट की मल्टीप्लाई करके देखेंगे और हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो हम कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिएगा। देखिए सभी स्टूडेंट्स को कमेंट में इसका आंसर करना है, तो इसको जो है करना ना भूलें, सभी स्टूडेंट्स करके आंसर बताएंगे। ठीक है, अब देखिएगा यदि हमारे पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 0 tan α/2 -tan α/2 अपॉन ये -tan α/2 0, और i दिया हुआ है 1 0 और 0 1, तो सिद्ध करो कि i + a = i - a cos α sin α sin α cos α ये है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि देखिए tan α/2 को हम बार बार मानेंगे, बार बार लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा। हम क्या करने वाले हैं कि tan α/2 को हमने t माना। अब हम जानते हैं
ठीक, देखिए कॉस अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है हम सभी जानते हैं फॉर्मूला की 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा। और जब हमने टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 को हमने टी माना है तो 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से साइन अल्फ़ा की वैल्यू जो होती है 2 टेन अल्फ़ा बाई 2 होती है और 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 होती है। तो अल्फ़ा बाई 2 को हमने टी माना तो 2t हो जाएगा और अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। इसी के साथ हम क्या रखेंगे, RHS की वैल्यू को उठाएंगे जो RHS में हमें दिया हुआ है, यानी कि इधर की साइड हमें दिया हुआ है क्या i माइनस ए कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा दिया हुआ है। अब देखिए i की वैल्यू क्या होती है 1 0 0 1 होती है, ठीक है। a की वैल्यू क्या है 0 टेन अल्फ़ा बाई 2 माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 और 0 ये है। अब इसको हम रखेंगे ऐसे ही कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। अब हम क्या करने वाले हैं ध्यान से देखिएगा, इसको हमने ऐसे ही रखा, इसकी जगह पर t रखेंगे, इसकी जगह पर माइनस टी रखेंगे, t और माइनस टी रख दिया, ठीक है। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आई थी 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया, ठीक है। माइनस साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर थी, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। इसी तरीके से कॉस साइन अल्फ़ा की वैल्यू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा और कॉस अल्फ़ा की वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, बस सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसको इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना 1 माइनस टी और ये हो जाएगा टी और 1। बस इतना ध्यान देखिए दोस्तों, इतना ध्यान रखिएगा, अगर 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है, बस मैं यह ट्रिक बता रहा हूँ आपको, 1 और 0 है और 0 और 1 है, ठीक है। ये यूनिट मैट्रिक्स हो गया। यूनिट मैट्रिक्स का जो भी मल्टीपल है अगर उसका 0 और t और 0 ये आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, ये आपस में जो संख्या भी बदल जाएंगी और इसके जो है आपस में चिन्ह बदल जाएंगे, ये होता है, ठीक है। लेकिन हमने क्या देखा, यहाँ पर तो माइनस आ रहा है, तो हमें क्या करना होगा, सीधा सीधा माइनस करना है। तो 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 0 माइनस टी करेंगे तो पहले से माइनस है तो प्लस का टी बन जाएगा, 0 माइनस टी करेंगे तो माइनस टी हो जाएगा, 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। इनटू में क्या करना है, देखिए सबके नीचे जो है 1 प्लस टी स्क्वायर है, सबके नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर है, तो 1 प्लस टी स्क्वायर को बाहर निकाल लिया, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, आ गया। अब बचा क्या, जो ऊपर के बचे हैं 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2t और 1 माइनस टी स्क्वायर, ये बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन अब आप ये ध्यान रखिएगा कि इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इस मैट्रिक्स के साथ, तो क्या होगा, पहला एलिमेंट देखिए हमें क्या करना होता है कि इसका जो पहला मैट्रिक्स है उसके कॉलम दूसरे कॉलम के बराबर होने चाहिए, दूसरे रो के बराबर होने चाहिए, ये कहा था, यानी कि मैट्रिक्स ए का कॉलम बराबर होना चाहिए मैट्रिक्स बी के रो के। सबसे पहले हमें ये देखना होता है, तो इसके कॉलम 2 हैं, इसमें भी और इसमें रो कितनी है 2 हैं, तो दूसरा जो मैट्रिक्स होगा वो होगा रो बराबर और जो पहला मैट्रिक्स होगा वो होगा कॉलम बराबर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमने ये सेटिस्फाई किया कि इसके अगर 2 कॉलम हैं तो इसकी भी 2 रो होनी चाहिए, हाँ 2 रो है, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई हमने क्या किया था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को लेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो 1 माइनस टी स्क्वायर, टी का मल्टीप्लाई इस सेकंड वाले से होगा तो कितना हो जाएगा 2t स्क्वायर, और बीच में प्लस का साइन आता है, ये हमें पता है। अब जब हम आगे लिखेंगे तो 1 का ही मल्टीप्लाई इससे होगा और टी का ही मल्टीप्लाई किससे होगा, इससे होगा, ठीक है, ये आ जाएगा, आप करके देखिए। अब हम क्या करेंगे, दूसरा रो लेके चल रहे हैं तो दूसरे रो को पकड़ना है, फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे यहाँ पर तो फर्स्ट कॉलम पकड़ लेना है, तो t की मल्टीप्लाई इससे होगी तो माइनस टी और प्लस टी क्यूब हो जाएगा और बीच में प्लस का साइन लगेगा जब तक इसकी मल्टीप्लाई नहीं होगी, यानी कि 2t हो जाएगा, ठीक है। अब इसी के साथ इसका करेंगे माइनस 2t के साथ इसका करेंगे, ये जब आगे लिखेंगे तो 2t स्क्वायर और प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, ये है, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस टी और 1 प्लस टी स्क्वायर आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे टी कॉमन आ गया, टी स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे सीधा सीधा मतलब निकल रहा है कि 1 प्लस टी स्क्वायर सब में कॉमन है, यहाँ से कॉमन लिया तो 1 बचेगा, यहाँ से कॉमन लिया तो माइनस टी बचेगा, यहाँ से कॉमन लिया तो टी बचेगा, यहाँ से कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, ये हो गया। अब क्या करना है, इसको इसको कैंसिल आउट कर देना। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो टी की वैल्यू है ये क्या आ जाएगी, माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 आ रही है, इसको हमने ये लिखा और t की वैल्यू ये लिखा, तो हमने ये देखा कि जो RHS है ये वैल्यू हमें मिला। अब LHS को देखेंगे तो 1 प्लस a करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 0 0 1, ठीक है। और a की वैल्यू क्या है 0 10 अल्फ़ा बाई 2 और माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 0, ये है। जब हम इसकी दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये बनता है, तो दोनों हमारे पास क्या गया, RHS और LHS बराबर है। तो जब RHS और LHS बराबर है हम कह सकते हैं कि ये सिद्ध हुआ कि RHS और LHS दोनों की वैल्यू बराबर है।
ठीक है। अब चलिए देखिए, एक होता है परिवर्तावयव। परिवर्तावयव की बात करेंगे तो इंग्लिश में बोलते हैं इसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स। देखिए ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, तो यदि किसी अवयव की देखिए पंक्ति चेंज कर दी जाए कॉलम यानी कि स्तंभ में, यानी कि रो को कॉलम में चेंज कर दें या फिर कॉलम को रो में चेंज कर दें, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दें, तो वो मैट्रिक्स उस दिए हुए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है, तो वह मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, परिवर्त मैट्रिक्स कहलाएगा। और उसको हम कैसे लिखेंगे, ए डैश या फिर ए टी से लिखेंगे, ए टी, ए डैश या फिर ए टी से लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ए डैश या फिर ए टी से उसको लिखेंगे, इसको आप ध्यान रखिए। नोट पॉइंट में है जो हमारे पास ट्रांसपोज मैट्रिक्स है उसके कुछ प्रॉपर्टी हैं। तो किसी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स होता है जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज निकाल, देखिए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है हमारे पास ए, उसका हमने ट्रांसपोज निकाला ए डैश, तो उस ट्रांसपोज का भी अगर हम ट्रांसपोज निकाल दें तो हमें वही मैट्रिक्स मिल जाता है जिसका हमने पहले ट्रांसपोज निकाला था। ठीक है, इसी तरह से अगर ए प्लस बी यानी कि ए और बी दो मैट्रिक्स है, उनको हमने प्लस किया और प्लस करके दोनों का एक साथ जो भी वैल्यू आई उसका हमने ट्रांसपोज कर दिया, तो वो अलग अलग ट्रांसपोज के सम के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही ये 3 का ले लें तो 3 का एक साथ सम करके तब हमने ट्रांसपोज निकाला, तो तीनों का ट्रांसपोज करने के बाद अलग अलग ट्रांसपोज किया फिर सम किया, तो तब भी वैल्यू दोनों की बराबर आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं ए इंटू बी का ट्रांसपोज निकाला। दो मैट्रिक्स हैं, ए इंटू बी किया पहले और फिर उनका ट्रांसपोज निकाला, तो वो अलग अलग ट्रांसपोज के मल्टीपल के बराबर होगा। ऐसे ही अगर हम एन देखें तो तब भी होगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी क्रम है वो क्रम बदल जाएगा। अगर ए बी है तो बी ए क्रम हो जाएगा, अगर ए से लगा के एन तक है तो एन से लगा के ए तक क्रम बदल जाएगा, बस उल्टा क्रम हो जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। उल्टा क्रम होगा मल्टीप्लिकेशन में, बाकी प्लस और माइनस में कुछ नहीं। ठीक है, बस मल्टीपल में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, इनके ए बी का बी ए हो जाएगा और ए से लगा के एन तक लिखे तो एन से लगा के ए तक हो जाएगा, पीछे से लेंगे। ठीक है, अब देखिए यदि ए हमें दे रखा है 3 5 4 7 और 2 1, तो परिवर्तावयव ज्ञात कीजिए, यानी कि ए डैश हमें निकालना है। तो क्या करना है, देखिए ये हमारे पास क्या है, रो है तो इसको कॉलम में खड़ा कर दीजिए, ये हमारे पास रो है तो उसको कॉलम में खड़ा कर दीजिए, बस जितनी भी रो है उसको कॉलम बनाते जाइएगा, यही हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं गुणांक अवयव तथा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स एंड ऑग्यूमेंट्री मैट्रिक्स के बारे में। ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होता है, गुणांक अवयव क्या होता है। देखिएगा, मान लीजिए हमारे पास 3 इक्वेशन दी हुई है, a1x b1y प्लस c1z, ये 3 इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक, ये जो इक्वेशन दी हुई है ये कहलाती है रेखीय समीकरणों का निकाय, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये कहलाती है। ये भी क्वेश्चन आगे आएंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसके बाद एक्स वाई जेड के गुणांकों को अगर हम क्रमबद्ध कर दें तो ये जो कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारे पास कोएफिशिएंट अवयव, जिसको कहेंगे हम इस तरीके से लिखने पर। ठीक है, क्योंकि ये हमने लिखा यहाँ तक, ध्यान दीजिए, ये हमने यहाँ तक लिखा, केवल ये हमने यहाँ तक लिखा है। ठीक है, यानी कि एक्स वाई जेड को छोड़ करके जो भी इसके कोएफिशिएंट है, इसके गुणांक है, उनको लिख लिया। जैसे यहाँ पे एक्स के गुणांक क्या है, a1 a2 a3 a1 a2 a3 हो गया, b1 b2 b3 ये हो गया, c1 c2 c3 ये हो गया। ये कहलाता है हमारे पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। अब बात आती है ऑग्यूमेंट मैट्रिक्स की। ऑग्यूमेंट मैट्रिक्स का क्या होता है, ये जो डी है ना, इसको भी इसी के साथ यहाँ पर जोड़ लिया जाए। देखिएगा, इसको भी इसी के साथ यहाँ पर जोड़ लिया गया तो उसको कहते हैं ऑग्यूमेंट मैट्रिक्स। बस इतना काम करना है और कुछ नहीं। अगर वो कहे कि कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को सॉल्व कीजिए तो हमने यहाँ तक सॉल्व कर देना है, वो कहे कि इन इक्वेशन के ऑगमेंट मैट्रिक्स को निकालिए तो हमें यहाँ तक निकाल देना है। अब देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जिसको हम कहते हैं सममित अवयव। सममित अवयव का यदि कोई वर्ग अवयव ए, वो ए जो है वो बराबर हो अपने ही ट्रांसपोज के, यानी कि उसको कॉलम और रो में कितना भी चेंज करें वो तब भी क्या होगा, बराबर ही आएगा। जैसे ये है, देखिए इसको रो कॉलम में खड़ा कीजिए, दूसरी रो को कॉलम में खड़ा कीजिए यानी कि 4 3 2, तीसरी रो को कॉलम में खड़ा कीजिए यानी कि 3 2 4। तो देखिएगा फिर से 2 4 3 2 4 3 है, 3 4 3 2 4 3 2 है। यहाँ पर देखिएगा 3 2 4 है, 3 2 4, कितना भी चेंज कीजिए ये नहीं बदलेगा। तो ये कहलाता है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि सममित अवयव। इसको भी कितना ही बदलो ये नहीं बदलेगा। तो ऐसा अवयव कहलाएगा जो भी अपने ट्रांसपोज के बराबर ही खुद मैट्रिक्स हो जाए, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। इसके सिमेट्रिक्स क्या होता है, जिसको बोलते हैं हम विषम सममित अवयव।
तो यदि कोई वर्ग आव्यूह हो ए और वो अपने ही ट्रांसपोज के माइनस के बराबर हो जाए तो वही क्या कहलाएगा, इसको सिमेट्रिक कहलाएगा। यानी कि इसकी अगर हम रो और कॉलम में चेंज कर दें तो वो माइनस हमारा जो है उल्टी तरफ चला जाएगा। यानी कि ऐसे इसको अगर हम लिखें तो 0 -4 3 आ जाएगा, क्योंकि ये कॉलम है, रो में लिख दिया। इस कॉलम को रो में लिखे 4 0 -2 आ जाएगा। इसको हम कॉलम को रो में लिख दें तो 3 2 और 0 आ जाएगा। तो देखिएगा ये यहाँ की जगह पर यहाँ पे चला गया इधर, ठीक है, तो वो कहलाएगा हमारे पास माइनस ट्रांसपोज। अब देखिएगा इसकी प्रॉपर्टी कुछ हैं। यदि कोई आव्यूह ए है तब ए प्लस जो उसका ट्रांसपोज है ए डैश वो सममित आव्यूह है, तो ए माइनस ए डैश विषम सममित होगा। ए इंटू ए डैश या फिर ए डैश इंटू ए वो सममित होगा। यदि ए सममित है तब ए स्क्वायर ए क्यूब ए 4 कितना भी पावर चढ़ जाए वो भी सममित होने चाहिए। यदि ए विषम सममित है तो ओड पावर वाले सभी क्या होंगे, विषम सममित होंगे, और ओड यानी कि इवन पावर वाले सभी सममित आव्यूह होंगे। यानी कि इवन पावर वाले सभी सममित और ओड पावर वाले सभी विषम सममित, ठीक है। यदि ए तथा बी सममित आव्यूह हैं तब ए प्लस बी और ए बी प्लस बी ए भी सममित आव्यूह होंगे। यदि ये वैल्यू हमें निकाली जाए, किसी भी वर्ग आव्यूह को सममित या फिर विषम सममित आव्यूह में व्यक्त किया जा सकता है अगर हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दें। कहने का मतलब ये है कि कोई हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है तो 1/2 को पहले उस मैट्रिक्स को रख दें, फिर उस मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज रख दें, ठीक है। फिर क्या करें हम 1/2 रख दें, फिर ए माइनस ये रख दें, ये एक है, एक ही है, ठीक है। ए प्लस उसका ट्रांसपोज और ए माइनस उसका ट्रांसपोज, तो तब भी ये क्या होगा, ये विषम सममित और सममित में पहचान सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, उत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। यदि किसी वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान 0 है, अर्थात मैट्रिक्स जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है वो 0 आ जाता है, तो तब वह वर्ग आव्यूह सिंगुलर आव्यूह होगा, याद रखिएगा। यानी कि कोई भी वर्ग आव्यूह है और उसका जो सारणिक का मानेंगे डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आ जाता है तो वो सिंगुलर आव्यूह कहलाएगा। नॉन सिंगुलर क्या है, अगर वैल्यू 0 नहीं आती है तो वो हो जाएगा नॉन सिंगुलर यानी कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह। सहखंडज क्या होते हैं, देखिए बात करते हैं सहखंडज की यानी कि कोफैक्टर की, ठीक है। तो दोस्तों कोफैक्टर की हम बात करें, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, कोफैक्टर की हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 2 में। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स 3rd का ऐसा धमाकेदार कोई भी लेक्चर आपको नहीं मिलेगा। साथ में जो भी इसके PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी आपकी और सब्जेक्ट की वीडियोज़ हैं वो आपका YouTube चैनल जो है उस पर सभी पड़े हुए हैं, ठीक है। 3rd सेमेस्टर की जो भी सब्जेक्ट होंगे वो हम इस लिंक में डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। तो टेलीग्राम का चैनल आपका वहाँ पे मिल जाएगा, जितनी भी वीडियोज़ होंगी उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। हमारे चैनल का लिंक मिल जाएगा। जो भी स्टूडेंट्स नए हैं उस चैनल को फॉलो कीजिएगा, और भी हमारे अदर्स चैनल है उसको फॉलो कीजिएगा। एक आपका न्यूज़पेपर रीडिंग का चैनल हमने स्टार्ट किया हुआ है, उस पर काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप जो है उस पर जुड़िएगा और अपनी इंग्लिश वोकैब को इम्प्रूव कीजिएगा। तो उस चैनल का लिंक आपको जो है वहाँ पर दिया हुआ है, जीवन एकेडमी। जीवन एकेडमी के नाम से वो चैनल है, उस चैनल को फॉलो कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके और चैनल के जो भी वीडियोज़ हैं इनको वॉच कीजिएगा। आपकी वोकैब स्टैंडर्ड रूप से इंक्रीज़ होगी और आपका जो है न्यूज़ समझ में आएगी, आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ने लायक बन जाओगे और आपका जो है बहुत अच्छा जो है वहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं आपसे। जय हिंद।